इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा क्योंकि इसका इख्तिताम अब पर वो सच आया करेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं बस्त्र पर लेटकर आंखें बंद करती तो मुझे मेरा मरहूम शौहर याद आने लगता। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और 6 महीने की शादीशुदा जिंदगी में उसने मुझे अपना इतना आदी बना लिया था कि अब उसके बगैर जिंदगी ही मुश्किल लग रही थी। कुछ रातें तो मैंने अपनी उम्मा के घर जाग कर गुजारी, लेकिन फिर मेरी तबीयत खराब होने लगी। इम्मा को भी एहसास था कि मैं हूँ तन्हाई का शिकार हूँ, उसलिए उम्मा कहने लगी कि छोटे को अपने कमरे में सला लिया करो, कुछ नहीं तो तुम्हारा दिल ही लग जाएगा। मुझे भी छोटे भाई से बहुत मोहब्बत थी, वो मुझसे 10 साल छोटा था। अगली रात मैंने उसे अपने साथ अपनी चारपाई पर लेटा लिया और उससे बातें करने लगी। वो गौर से मेरी बातें सुन रहा था और फिर कुछ ही देर बाद उसने आंखें बंद कर ली। उसे सूता देखकर मैंने भी अपनी आंखें बंद की। उसके साथ होने से मेरी तन्हाई का एहसास मुट गया था, उसीलिए कुछ ही देर बाद मुझे नींद लग गई। लेकिन आधी रात को एक अजीब से एहसास के साथ मेरी आंख खुली थी। जो कुछ मेरा छोटा भाई कर रहा था वो देखकर मेरी जान निकल गई थी, लेकिन मैं खामोश रही थी। मैं खुद 6 महीने से बेवा थी और एक मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी। उसीलिए छोटे भाई की इस हरकत पर मैंने कुछ भी न कहा और सारी रात खामोशी से बर्दाश्त करती रही। मैंने अपने भाई को यह एहसास नहीं होने दिया था कि मैं जाग रही थी और मुझे उसकी हर हरकत का इल्म है। मैं खामोश ही रही थी। वो भी सारा दिन मुझे नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहा था। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और उम्मा चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए। उम्मा खुद लोगों के कपड़े सिलाई करके जैसे तेसे घर चला रही थी। मेरा सारा दिन बेचैनी के आलम में ही गुजर गया था। समझ नहीं आ रहा था कि छोटे भाई ने ये सब कहाँ से सीखा। इतनी कम उम्री वो ये सब कैसे कर रहा था। अगली रात में फिर सोने के लिए लेटी तो वो खुद मेरे पास चला या लेटकर मुझसे बातें करने लगा। अपने दोस्तों के किस्से सुनाने लगे। उसकी बातें सुनते सुनते मेरी आंखें बंद होने लगे। मैंने पिछली रात भी जाग कर गुजारी थी, उसलिए खुद ब खुद मुझे नींद लग गई और फिर आधी रात को मेरी आंख खुल गई क्योंकि फिर मुझे वही एहसास हुआ था। और जब मैंने कुन आंखों से देखा तो मेरा छोटा भाई एक दफा फिर पूरी तरह मसरूफ था। उसे तो उर्द गर्द का होश भी नहीं था, वो पूरी तरह मगन था। कुछ देर तो मैं बर्दाश्त करती रही और फिर मेरे सब्र की हद पार हुई तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और चीख उठी, प्लीज बस भाई और नहीं, क्योंकि उसकी नर्म व नाजुक इंगलियां बहुत तेजी से। हम गरीबों के पास दिल लगाने को और तफरीह के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, उसीलिए हमारे मर्द अपनी थिकन उतारने के लिए औरत को ही तफरीह का सामान समझ लेते हैं। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। हर कोई इस बात है कि औरत को तफरीह का सामान समझा जाता है और ये बात हर कोई जानता है, से वाकिफ है कि गरीबों के बच्चे ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं होता। उसलिए सारा दिन काम करने के बाद उनके लिए वाहिद खुशी उनकी बीवी होती है और फिर बच्चों की लाइन लग जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे घर में भी था। मेरे अबा ने बच्चों की लाइन लगा दी थी और मेरी उम्मा एक के पीछे एक बच्चों की माँ बन गई। गरीबी में इतने बच्चों की परवरिश करना भी मुश्किल काम होता है, लेकिन अबा ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। सारा दिन मजदूरी करके घर आता तो उम्मा के साथ कमरे में बंद हो जाता और फिर कुछ महीनों बाद तोहफे के तौर पर हमें एक बहन या भाई मिल जाता और हम बहनें इस तोहफे पर बड़ा खुश होते। लेकिन जब तक अम्मा उम्मीद से रहती, अबा का मजाज बगड़ा रहता। वो बात बात पर हम बहनों पर गुस्सा करता और हमारे लिए जिंदगी मुश्किल कर देता। हम सब बहन भाई बस साल भर के ही छोटे बड़े थे, लेकिन हमारा उखरी भाई बहुत छोटा था क्योंकि वो सालों बाद इस दुनिया में आया था। मेरा नंबर 5वां था। मुझसे बड़ी 4 बहनें थीं और फिर छोटा भाई जो मुझसे पूरे 10 साल छोटा था। जब मैं पैदा हुई तो उम्मा ने अबा के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि बस अब मैं मजीद बच्चे पैदा करने की हिम्मत नहीं रखती। ये सुनकर पक्ष मायूस हो गया क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था और सब बेटियां हो गई थी। उनका ख्याल था कि एक बेटा होना ज़रूरी है, मगर अम्मा ने साफ इनकार कर दिया और यूं हमारे पास हर साल का तहफा आना बंद हुआ। मगर अबा का मजाज फिर भी वैसा ही था। पूरा दिन मजदूरी करके उठते और फिर उम्मा को साथ लेकर कमरे में बंद हो जाते। हम बहनें एक दूसरे की ज़रूरियात खुद ही पूरी कर लेती थीं और फिर पूरे 10 साल बाद अबा ने अपनी बात पूरी की और उम्मा एक दफ़ा फिर उम्मीद से हो गई और हमारे घर भाई पैदा हो गया। अबा बेटे की पैदाइश पर इतनी खुश थे कि घर में जश्न का सम्मा हो गया था।
छुट्टे नंबर पर बेटे की पैदाइश के बाद अबा को मजीद बेटों की ख्वाहिश होने लगी और वो उठते यटते उम्मा को यही बातें कहने लगे। जैसे जैसे हम बहनों ने होश संभाला तो हमें शर्म का एहसास होने लगा, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ समझ आता था। अक्सर तो हम बहनें एक दूसरे से भी नज़र चराने लगती थी। अबा का रवैया और उम्मा को लेकर उनके अंदाज बहुत ही अजीब होते। वो अक्सर हमारे सामने भी उम्मा का हाथ पकड़कर मोहब्बत भरी बातें शुरू कर दिया करते थे और हम सब नज़र झुकाए रखते थे। मेरी सबसे बड़ी बहन जवान हो गई थी। वो 16 साल की थी और अबा को उसकी आगे भी इस तरह की हरकतें करते हुए शर्म नहीं होती थी। इसीलिए उम्मा ने ही फैसला किया कि अब बहनों की शादी का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। उम्मा ने बरादरी में ही बहन के लिए रिश्ते देखना शुरू किए और फिर एक लड़का उम्मा को पसंद आ गया। लड़का क्या था, दरमियानी उम्र का आदमी था, लेकिन हम गरीबों में ऐसे बेजोड़ रिश्ते भी कोई अनोखी बात नहीं है। उम्मा ने देखा कि लड़का अच्छा कमाता है तो बस रिश्ता पका कर दिया। हम बहनें खूबसूरत थी, इसीलिए रिश्ते में कोई मसला ना हुआ और फिर जैसे तैसे पैसे जोड़कर इम्मा ने एक बहन को रुखसत कर दिया। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही बहन ने बताया कि उसका शौहर भी अबा जैसा ही है। उसे बस बच्चा पैदा कर दे कि मशीन समझ रहा है और चाहता है कि वो जल्दी से उसे औलाद की खुशी दे दे। और फिर मेरी बहन के पास भी साल पूरा होते ही बच्चा आ गया और इसी तरह उसने बच्चों की लाइन लगानी शुरू कर दी। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि हमारी किस्मत में यही लिखा है। हम सब बहनों को शायद जिंदगी में यही सब कुछ झेलना होगा। एक के बाद एक उम्मा ने बहनों के रिश्ते पक्के करने शुरू कर दिए और सब शादी करके चली गईं। आखिर में मैं और मेरा छोटा भाई बच गया। मेरी शादी के वक्त अबा बहुत बीमार हो गया। सारी जिंदगी अबा ने ना अपनी सेहत का ख्याल किया ना अपनी हालत का। यही वजह थी कि अबा सर से लग गया था और फिर मेरी रखसती से पहले ही अबा इस दुनिया से चला गया। अबा के जाते ही अम्मा बिल्कुल तन्हा रह गई और हर वक्त अबा को याद करने लगी। मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था, उसी लिए ससुराल वालों ने शादी पर जोर दिया। उम्मा के पास मुझे देने को कुछ नहीं था, बस जैसे तैसे मुझे रुखसत कर दिया और मैं अबा के इंतकाल के अगले ही हफ्ते शादी होकर बहुत दूर अपने ससुराल चली गई। मेरा तो अपनी बहनों से मिलना जलना भी न होने के बराबर ही रह गया था। बस ये तसल्ली थी कि इम्मा के साथ छोटा भाई मौजूद था जो उम्मा का ख्याल रखता था। और उम्मा ने भी ये सोचकर सुख का सांस ले लिया था कि अब सारी ही बेटियों की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी कुछ महीने ही गुजरे थे और मेरा शौहर इस दुनिया से खामोशी से चला गया था। शादी के बाद मुझे पता चला था कि मेरे शौहर को कैंसर था। उसके घर वालों ने ये बात छिपाई थी और उसी लिए जल्दी का शोर डालकर मेरी और उसकी शादी करवाई थी, ताकि मैं आखिरी वक्त में उसकी देखभाल कर सकूं। और मैंने गुजरे 4 महीनों में दिन रात उसकी देखभाल ही की थी। मैंने अपना फर्ज पूरी तरह निभाया था और फिर वो मुझे छोड़ गया था। 19 साल की उम्र में बेवा होकर मैं अपनी उम्मा के घर वापस लौट आई थी। मुझे उस तरह देखकर उम्मा फूट फूट कर रोई थी। गम तो मेरा भी बहुत बड़ा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी के कुछ ही अरसे बाद मेरा शौहर चला जाएगा। जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी माना था, वो 6 महीने भी मेरे साथ न रह सका था। लेकिन तकदीर के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बस यही सोचकर मैंने अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि मुझे जवानी में बीवा देखकर उम्मा की कमर टूट गई थी। लेकिन माँ ही होती है। उम्मा ने मुझे सहारा दिया और कहने लगे, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्द ही तेरी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ भर दूंगी, तो अपनी उदत के दिन गुजार ले। मैं फिर तुझे उस घर से रुखसत कर दूंगी ताकि मेरे सीने पर कोई बोझ न रहे। मैंने उम्मा को साफ मना कर दिया कि मैं अब शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर मेरा छोटा भाई मेरे गले से लग गया। कहने लगा, हाँ आपा, आपको शादी करने की क्या ज़रूरत है? मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आप अकेली हैं। छोटे भाई की बात सुनकर मैंने प्यार से उसे अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त मुझे हरगिज़ भी इस बात का एहसास नहीं हो सका कि मेरे छोटे भाई की इस बात के पीछे क्या मतलब छिपा है। मैंने प्यार से उसके गालों को खींचा और कहा कि अब दिल लगाकर पढ़ाई करो ताकि बड़े होकर किसी काबिल बन सको। वो फौरा कहने लगा, हाँ मैं जल्दी बहुत बड़ा हो जाऊंगा। मुझे लगा वो ये सब मासूमियत में कह रहा है, इसीलिए मैंने उसे गालों को चौमा और उसे पढ़ने के लिए बैठा दिया और खुद सारा दिन उम्मा की मदद करती रही। इम्मा घर का गुजारा चलाने के लिए सलाई करती थी, उसी लिए मैंने घर के काम काज संभाल लिए। लेकिन रात को जब थक हार करके सोने लेटी तो मेरी आंखों में नींद ही नहीं थी।
बस मुझे अपने शवहर रिजा का ख्याल सता रहा था। बार बार दिल में यही उता कि काश रिजा के घर वालों ने झूठ ना बोला होता, काश वो रिजा की बीमारी को न छिपाते तो उज में उस गम से न गुजरती। और फिर रिजा को याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आवाज़ पर इम्मा दौड़ती हुई मेरे पास चली आई थी। मुझे रोता हुआ देखकर उम्मा ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि छोटे को अपने पास सुला लो, वो तुमसे बातें करेगा, तुम्हें अपने किस्से सुनाएगा तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। वैसे भी वो रोज़ रात को अकेला ही सोता है, मेरे साथ मेरे कमरे में सोना उसे पसंद नहीं है। तुम्हें तो पता है, तुम्हारे अबा कभी उसे हमारे कमरे में सोने ही नहीं देते थे। तुम बहनों के साथ ही बड़ा हुआ है, उसी लिए तुम्हारे साथ सो जाएगा। इम्मा की बात पर मैंने छोटे भाई को अपनी चारपाई पर लिटा लिया और फिर खुद उससे बातें करने लगी। उसकी पढ़ाई वगैरह के बारे में बात करते करते कुछ देर ही गुजरी थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे सूता देखकर मैं भी सो गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल कर देखा तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मेरा छोटा भाई अपनी नाजुक नाजुक अंगुलियों से वो कर रहा था जिसका मैं तसव्वुर है भी नहीं कर सकती थी। मेरा दिल कांप उठा था। मैं चाहती थी कि उसका हाथ पकड़कर उसे रोकूं, उसे डांटूं और पूछूं कि वो ये क्या कर रहा है, उसने ये सब कुछ है कहाँ से सीखा है। लेकिन मेरी हिम्मत न हुई। मैं खुद उस कदर मुश्किल हालात से गुजर रही थी कि उस वक्त छोटे भाई को रोकने का हौसला भी नहीं रखती। मुझे लगा था शायद एक आध रात की बात होगी, फिर उसका शौक खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। अगली सुबह मैंने खोजती हुई नजरों से अपने भाई को देखा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा सुकून नजर आ रहा था। वो स्कूल जाने से पहले खुशी से मेरे पास आया और मेरे सीने से लग गया। कहने लगा, बाजी अब को किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और न ही अब को रोने की जरूरत है। अब मैं हर रात अब के साथ सोऊंगा, हम खूब बातें करेंगे और एक साथ घूमने भी जाएंगे। मैं बस उसे देखकर खामोश रह गई और कुछ भी न कहा। वो स्कूल चला गया। मेरा सारा दिन ऐसे ही बेचैनी के आलम में गुजर गया। उम्मा से बात करते हुए भी मेरा दिमाग बस भाई की तरफ ही उठका हुआ था। उम्मा ने मेरे रवैये को महसूस किया तो पूछने लगी, क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने ढहके चहपे लफ्जों में उम्मा से पूछा कि ये सारा दिन छोटा कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके किस तरह के दोस्त हैं, क्या आपको कुछ मालूम है। इमां मुस्कुराएं और कहने लगी, लड़का है, अब क्या मैं उसके पाँव में जंजीर बांधकर घर बैठा दूं जहां दिल चाहता है। घूमता फिरता है, स्कूल की पढ़ाई करके उता है तो थोड़ी देर बाद ही बाहर निकल जाता है, फिर शाम को ही उता है, दोस्तों यारों में ही निकलता है, कहाँ जाएगा। मैंने उम्मा से कहा कि फिर भी आपको नजर रखनी चाहिए, पता नहीं किस कस्म के दोस्त हैं, किन लोगों से ताल्लुक है। उम्मा ने अजीब नजरों से मुझे देखा और पूछने लगी कि छोटे ने कुछ कहा है तुमसे। मैंने फौरा इनकार में सर हिलाया और कहा, नहीं उम्मा, बस उसकी फिक्र हो रही थी। उम्मा मुस्कुराई और कहने लगी, परेशान ना हो, मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा और नेक है, तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा। तुम्हारे बाप को बेटे का बड़ा शौक था, लेकिन देखो बेटे के बड़ा होने से पहले ही तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया। वो अपने बेटे की कोई खुशी भी नहीं देख सका। अबा को याद करके उम्मा की आंखों में उनसो अगे तो मैंने उम्मा को गले से लगा लिया। मैं उनका दुख अच्छी तरह समझ सकती थी क्योंकि मैं खुद भी तो उसी दिख से गुजर रही थी। सारा दिन बस ऐसे ही काम काज में गुजर गया। फिर रात को थक हार कर जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मेरा भाई खुद ही मेरे पास चला आया। मुझे लेटकर अपने घर के किस्से सुनाने लगा। उसके किसी भी किस्से में कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसकी रात वाली हरकत से जड़ पाती, इसीलिए मैं बस खामोशी से ही उसे सुनती रही। मुझे गमसम देखकर वो अपनी बात कहते कहते रख गया और फिर पूछने लगा, क्या बात है बाजी, क्या कोई मसला है। मैंने अनकार में सर हिलाया और कहा, मैं थक चुकी हूँ, सोना चाहती हूँ। ये सुनकर वो खामोश हो गया और कुछ ही देर बाद में वाकई ही सो गई। लेकिन जब आधी रात को मेरी आँख खुली तो मेरी जान हल गई और मैंने कहा, क्योंकि एक बार फिर मेरा भाई रात के अंधेरे में अपनी नाजुक नाजुक इंगलियों से वही काम कर रहा था। वो अपने काम में इस कदर मगन था कि उसे मेरे जागने का एहसास भी नहीं हुआ था। कितनी ही देर में हैरत से उसे देखती रही थी। वो सलाइयों के जरिए स्वेटर बन रहा था और उसकी नर्म व नाजुक अंगलियां इन सलाइयों पर इतनी तेजी से हरकत कर रही थी कि एक नफीस सा स्वेटर बनता ही चला जा रहा था। कुछ देर तो मैं उसे देखती रही, लेकिन फिर मेरा सब्र खत्म हो गया क्योंकि रात के अंधेरे में वो अपनी पूरी आंखों की ताकत लगाकर काम कर रहा था और उसे सुबह स्कूल भी जाना था।
वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था, उसे ये करने की क्या ज़रूरत थी? यही सच जानने के लिए मैं उठकर बैठ गई और मैंने फौरा पूछा, छोटे ये क्या कर रहे हो? मुझे देखकर वो गड़बड़ा गया और जल्दी से वो चीज़ें छिपाने लगा। मैंने फिर पूछा कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? क्या उम्मा तुमसे ये सब कुछ करने के लिए कहा है? कुछ देर तो वो खामोश रहा और फिर कहने लगा कि बाजी घर के हालात ठीक नहीं हैं। उम्मा की सलाई से जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो बजली के बलों में चले जाते हैं, बल इतने ज़्यादा उन्हें लगे हैं कि घर का गुजारा मुश्किल हो गया है। फिर जब अब बीवा होकर लौटें तो उस रात इम्मा बहुत परेशान थी, क्योंकि हम दोनों एक वक्त का खाना खाते तो 2 वक्त भूखे रह जाते। लेकिन उम्मा नहीं चाहती थी कि अब भी इसी हालत में रहें। अबा ने बच्चे तो पैदा कर दिए थे, लेकिन हमारे मुस्तकबल का कभी नहीं सोचा था। न अब बहनों को पढ़ाया और न ही कोई हुनर सिखाया। लेकिन मैंने चुपके से बहुत पहले ही अपने एक दोस्त के वालिद से ये हुनर सीख लिया था। लेकिन इस बारे में उम्मा को भी इल्म नहीं है, क्योंकि उम्मा चाहती हैं कि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊं। लेकिन मैं उम्मा की मदद करना चाहता था, उसी लिए मैंने अपने दोस्त के वालिद के साथ काम शुरू कर दिया। उन्होंने ही मुझे ये सलाइयाँ भी दिलाई और ये हुनर भी सिखाया। मैं आधी आधी रात को उठ जाता हूँ और फिर चुपके से ये स्वेटर बनाता हूँ। पहले तो मैं अपने कमरे में ये काम आराम से करता था, लेकिन क्योंकि मुझे अब के साथ सोना होता है, उसी लिए मैं अब के सोने का इंतज़ार करने लगा और फिर अब के सोने के बाद अंधेरे में ही मैं स्वेटर बनने लगा। ये स्वेटर मैं 2 से 4 रातों में बना लेता हूँ और फिर उसके बाद ये मैं अपने दोस्त के वालिद को दे देता हूँ और वो मुझे मुनासिब उजरत देते हैं। मेरे हाथ के बने स्वेटर उनकी दुकान पर बहुत जल्दी फरोख्त होते हैं, क्योंकि मेरी नाजुक अंगलियां इस काम को बहुत महारत से अंजाम देती हैं। स्वेटर पर लगने वाली गरहें बिल्कुल नज़र नहीं होती, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सफाई है। उसी लिए धीरे धीरे मेरी उजरत भी अच्छी हो रही है। जो पैसे मुझे मिलते हैं मैं उससे घर में खाने पीने के लिए कुछ न कुछ सामान ले आता हूँ और उम्मा को यही कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त के वालिद ने भेजी हैं। इम्मा को नहीं मालूम कि मेरे दोस्त के वालिद मेरी मेहनत के बदले में ये सब कुछ देते हैं, क्योंकि इम्मा इस हक में नहीं थी कि मैं कम उम्री से काम काज शुरू करूं। इम्मा चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, लेकिन हम जैसे लोगों को बचपन से ही मेहनत करनी पड़ती है, वरना आगे हमें कहीं जगह नहीं मिलेगी। पहले मैं ये काम कम करता था, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और इम्मा ही थे, लेकिन अब के होने के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब भी मेरी जिम्मेदारी है, उसी लिए मैंने अपनी मेहनत डबल कर दी है, ताकि अब की ज़रूरियात और हैं ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकूं। अब के साथ जो जुल्म हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। उसी लिए मैं चाहता हूं कि अब को ज़िंदगी की हर खुशी मिले। अपने छोटे भाई की बात सुनकर मैं हका बका रह गई थी, लग ही नहीं रहा था। वो 10 साल का है। हालात ने उसे वक्त से पहले ही बड़ा बना दिया था और वो इस कदर समझदार हो गया था कि मैं दंग हो गया था। रह गई थी, मैंने उसकी नाजुक सी अंगुलियों को अपने हाथों में पकड़कर अपने होंठों से लगाया और कहा कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी कोई ना कोई काम करके तुम्हारी मदद करती। वो कहने लगा, नहीं बाजी, मैं आपका भाई हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं पढ़ाई भी करूँगा और घर का बोझ भी उठाऊंगा। बस अब है, उम्मा को इस बारे में कुछ मत बताना। मैंने अपने भाई से कहा कि तुम मुझे भी ये हुनर सिखा दो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी घर के हालात ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया था। फिर उसने धीरे धीरे मुझे सुलाइयाँ पकड़ना सिखाएं और कुछ ही वक्त बाद मैं भी उस काम में माहिर हो गई। उजमे और मेरा भाई मिलकर एक से बढ़कर एक स्वेटर के डिज़ाइन डालते हैं और ये स्वेटर मार्केट में बिना मांगी कीमत पर फरोख्त भी हो जाते हैं। हमें अच्छी उजरत मिल जाती है। मेरे छोटे भाई के दोस्त के वालिद ने हमारी उस काम में बहुत मदद की और आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों ने ही इस काम से अच्छी आमदनी बनानी शुरू कर दी। और फिर सही वक्त होने पर हमने इमा को भी इस बारे में आगाह कर दिया। ये सुनकर इमा बहुत रोई थी। उनका कहना था कि पता नहीं कब तक हम गरीब लोग इसी तरह मेहनत की चुकी में पसते रहेंगे। उम्मा की बात सुनकर मेरा छोटा भाई कहने लगा, इमा हम गरीब हैं तो क्या हुआ, मेहनत करके हलाल की कमाते हैं। बड़े लोगों की तरह गरीबों के हक पर डाके नहीं डालते। रोज महशर हम अल्लाह की अदालत में सरखरो होंगे। छोटे भाई की बात सुनकर मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया था और उम्मा ने भी मोहब्बत से उसकी बलाएं ले डाली थी। मेरे छोटे भाई की आंखों में एक इज़्म था। वो मेरे लिए और मेरी माँ के लिए कुछ करना चाहता था। मुझसे बड़ी शादीशुदा बहनें जो अपने घरों की थी, मैंने उन्हें ताकीद की थी
कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दिलवाएं, उन्हें कोई ना कोई हुनर भी सिखाएं, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तालीम के साथ साथ हुनर का होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सीख मुझे मेरे छोटे भाई से मिली थी। कभी कभी छोटे भाई हम बहनों से कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरा छोटा भाई भी कहने को छोटा था, लेकिन उसने एक बड़े भाई से भी ज़्यादा बड़ा फ़र्ज़ निभाया था। क्या आपने भी कभी किसी छोटे भाई की ऐसी मोहब्बत देखी है? क्या किसी छोटे भाई को वक्त से पहले खुद से बड़ा होते देखा है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।